हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके ट्रेलर। मैं अंकुश, क्वालिफाइड बिहार सब इंस्पेक्टर। इस वीडियो में हम साइंस के जो आपके एग्जाम में 30 प्रश्न आएंगे, जिसमें से आपको पता है कि 25 तो काफ़ी आसान रहेंगे या एवरेज रहेंगे, लेकिन 5 ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो किसी से नहीं बनेंगे, मतलब कि रोना आ जाएगा वो प्रश्न को देख के। हम लोग जानते हैं कि इस बार कट ऑफ 58 से 63 के बीच में रहेगा। तो सबसे पहली बात है, क्यों ना हम लोग 25 के आसपास की साइंस को तैयार कर लें। इस वीडियो में हम लोग जो लेवल रहने वाला इस बार बिहार पुलिस के एग्जाम का जो सिलेबस चेंज हुआ है, उसी सिलेबस के अनुसार मैं आप लोग के लिए ये प्रश्न लाया हूँ, ढूंढ के निकाला हूँ। मात्र 500 या 600 प्रश्न दोस्तों। इसको एक बार पेपर में बैठने से पहले आप कर लीजिएगा, तो आपका लेवल एक स्टैंडर्ड बन जाएगा, जिससे आप 25 क्वेश्चन के आसपास बना सकेंगे। दूसरी बात दोस्तों, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिसमें आपको आपको हेल्प हेल्प लेनी पड़ेगी, या तो बुक से या यूट्यूब के माध्यम से। तो मैं चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं, जैसे कि मान लेते टॉपिक आपका हो गया पीरियोडिक टेबल, हो गया पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक हो गया इकाई, कि दाब का इकाई क्या होता है, विस्कोसिटी किसकी इकाई होती है, और ये वेंचुरीमीटर से क्या मापा जाता है। इस टाइप का प्रश्न आपको 2-3 मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर आप लोग को एक ही जगह चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मैं चाहूँगा कि आप लोग को 20 प्लस साइंस में करवा दूं, और कट ऑफ का नज़दीक मान लीजिए 30 में अगर आप 20 से 22 कर रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट में तो आप अच्छे स्कोर कर देंगे ना। अगर आप बोलोगे तो मैं हिंदी भी ला दूंगा आपके लिए ऐसा सटीक वीडियो, जिसमें आपका 10 पूछे तो 8 लग जाए, 5 पूछे तो 4 लग जाए, 15 पूछे तो 12 लग जाए। तो इस तरीके से कट ऑफ के पास हमको पहुंचना है। तो चलिए इस आसान क्वेश्चन को सबसे एग्जाम क्वालिफाई करना है। देखिए दोस्तों, आपको मेरिट नहीं बनाना है, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो क्वालिफाई करने के लिए आसान क्वेश्चन को गलती नहीं करेंगे। मैं क्या करूंगा, आपको बार बार आसान क्वेश्चन का रिवीजन करवाऊंगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए आए होंगे दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को लाइक कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जीवन की उत्पत्ति में रासायनिक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादनकर्ता कौन है। आप लोगों को भली भांति पता होगा कि जीवन की उत्पत्ति से दोस्तों ये तीनों वैज्ञानिक का नाम आता है। आपका डार्विन साहब का भी आता है, लामार्क का भी आता है, और पेरिन का भी नाम आता है। लेकिन आगे जैसे पढ़ोगे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे रासायनिक विकास की बात हो रही है। तो इसको आपको याद करना पड़ेगा कि इसकी स्थापना, इसके प्रतिपादनकर्ता कौन है। ओपेरिन है। कौन है? ओपेरिन है। तो इसको ध्यान रखिएगा आप कि जीवन की उत्पत्ति में तीनों वैज्ञानिक का नाम आता है, लेकिन उसमें रासायनिक विकास की बात बोला जाता है दोस्तों। ये आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ओपेरिन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। भार का ऐसा मात्रक वही होता है जो आपका बल का होता है। तो दोनों पॉइंट को क्लियर रखिएगा कि भार का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन ही। और दोस्तों बल का भी न्यूटन ही होता है। बाकी देखेंगे ओम का क्या होता है। ओम किसका है? तो प्रतिरोध का है। ओम किसका है? प्रतिरोध का है। जबकि वाट किसका हो जाएगा? तो शक्ति। मारते बोलते हो ना कि ऐसा शक्ति से मारेंगे ना कि वाट लगा देंगे, वही याद कर लेंगे। ऐसा शक्ति से मारेंगे, वाट लगा देंगे। शक्ति की इकाई क्या हो गया दोस्तों? आपका वाट हो गया। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 पे कि हड्डी किस प्रकार के ऊतक है। हड्डी वही ऊतक है जो हमारा रक्त है। ध्यान रखिए दोस्तों, रक्त और हड्डी क्या है? संयोजी ऊतक है। आपके एग्जाम में आते रहेंगे कि हड्डी किस प्रकार की ऊतक है और रक्त किस प्रकार की ऊतक है। आपका आंसर यही रहना चाहिए, रक्त प्लस में हड्डी दोनों क्या है? संयोजी ऊतक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों होता है 4। पौधे प्रकाश की ओर किस हार्मोन के कारण झुक जाते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों हार्मोन से। ये ऑक्सीजन याद रखिएगा। ऑक्सीजन क्या होता है? तो पौधे प्रकाश की ओर किस हार्मोन के कारण झुकते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। अगर पूरब में है, सूरजमुखी का जो पौधा होता है दोस्तों, तो जानते हैं ना कि सूरज की ओर मुख करके घूमता रहता है। तो किस हार्मोन के कारण होता है? तो ये ऑक्सीजन के कारण होता है। इसके बारे में दोस्तों देख लीजिएगा, एथिलीन से क्या होता है। प्राकृतिक रूप से फल जो पकता है ना, ये एथिलीन के कारण होता है। प्राकृतिक रूप से जो फल पकता है वो किस हार्मोन के कारण होता है? तो ये आपका एथिलीन के कारण होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। आपको पता होगा कवक की कोशिका भित्ति क से कवक, क से काइटिन होती है।
तो आसानी से याद कर लेंगे। कवक, क से कोशिका भित्ति, क से काइटिन, आसानी से याद करेंगे इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6 है, ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है लेकिन आपके एग्जाम में आने की संभावना ये रखती है। क्वेश्चन है, गुणसूत्र में क्रोमेटेडिस जिस बिंदु पर संलग्न रहते हैं, मतलब जहाँ पे वो बैठे रहते हैं, उसको चिपके रहते हैं, उसको क्या बोला जाता है दोस्तों? उसको बोला जाता है आपको सेंट्रोमियर बोला जाता है, सेंट्रोमियर बोला जाता है, सेंट्रोमियर। याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ, अगर एग्जाम में पूछ दे सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ और ऑप्शन में हीरा रहे, सबसे पहले आप हीरा ही चूज करेंगे, अन्यथा दूसरे एलिमेंट पे जाएंगे। सबसे पहले आपको हीरा ही चुनना है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, किस विटामिन की कमी से ब्लड धक्का नहीं बनता है? आपको भली भांति पता होगा कि विटामिन के की कमी से क्या होता है, भली भांति विटामिन के की कमी से ब्लड का क्लॉट नहीं बनता है। बाकी विटामिन के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। विटामिन सी से क्या होता है, पैरिया रोग होता है। विटामिन डी से क्या होता है, हड्डी की बीमारी होती है। विटामिन ए से क्या होता है, रतौंधी की बीमारी होती है। पॉइंट क्लियर रखेंगे दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ऐसे हम लोग देख भी सकते हैं कि इसका रासायनिक नाम भी आपके एग्जाम में पूछते रहता है कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, तो फिलोक्विनोन है। विटामिन ए का नाम क्या है, तो रेटिनॉल है। विटामिन सी का नाम क्या है, तो सेट्रिक हो जाएगा। विटामिन डी का ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा दोस्तों, कैल्सीफेरॉल हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से आप विटामिन का भी रासायनिक नाम भी आप याद रखेंगे। ये आपका होमवर्क रहेगा, आपको याद रखनी चाहिए क्वेश्चन नंबर। विटामिन का नाम और विटामिन की कमी से होने वाले रोग आपके एग्जाम में आएंगे। श्योर 1 नंबर दे के जाएंगे। तो जो 30 नंबर का जो खेल है दोस्तों, तो आप 30 नंबर की तैयारी नहीं करेंगे, आप हर एक नंबर की तैयारी करेंगे। क्योंकि धीरे धीरे होता है ना गागर में सागर, तो आप आराम आराम से याद करेंगे, आपका नंबर ऑटोमेटिक बढ़ेगा। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि विटामिन आपको याद करना है, तो ये अगर कर लोगे तो आपका 1 नंबर हमेशा हमेशा बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है दोस्तों। कल ही पिछले सेट में हम लोग देखे थे दोस्तों कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। ये इसका फॉर्मूला होता है, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला भी महत्वपूर्ण होता है और इसके उपयोग भी महत्वपूर्ण होते हैं। तो फॉर्मूला ध्यान में आ गया है। और इसके उपयोग में क्या है दोस्तों, देखेंगे पेयजल को शुद्ध करना। ये हमेशा शुद्ध जल को क्या करता है, मतलब पेयजल को शुद्ध करना ब्लीचिंग पाउडर का काम है। तो दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 10 पे। फूलों के किस भाग को अंडप कहा जाता है? जैसे कि दोस्तों हम लोग मनुष्य में भी मादा में ही अंडा पाया जाता है, वैसे ही पुष्प में आपको मादा भाग में अंडा पाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की ओर। आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी और 8वीं समूह में कौन से गैस को रखा जाता है दोस्तों? ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ नहीं आया होगा। मैं फिर से पढ़ देता हूँ कि आधुनिक आवर्त सारणी का तीसरा और 8वीं समूह में कौन सा गैस को रखा जाता है? आपको अभी भी पढ़ने के बाद आपको पता नहीं चला होगा क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों। ये आपका ऑर्गन हो जाएगा। एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि केमिस्ट्री में आप कुछ ना पढ़ो, लेकिन पीरियोडिक टेबल आप हमेशा पढ़ के जाओगे एग्जाम में। मात्र 10 मिनट का क्लास रहेगा। अगर आप बोलोगे दोस्तों, आप कमेंट कीजिएगा। अगर 20 से 25 बच्चे भी कमेंट कर दिए पीरियोडिक टेबल को, तो मैं अच्छे से पढ़ा दूंगा, मतलब इतना अच्छे से पढ़ाऊंगा कि क्वेश्चन छूटेंगे ही नहीं पेपर में। जो पढ़ाऊंगा उतना ही पूछा, ये मेरा गारंटी मैं आपको दूंगा। तो अगर बच्चे पढ़ना चाहते हैं और 25 भी बच्चे कमेंट कर देगा पीरियोडिक टेबल क्लास है दीजिए सर, तो मैं क्लास शुरू कर दूंगा। लेकिन हाँ, 25 बच्चे से कम नहीं होनी चाहिए दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। CO2 में कार्बन की कितनी प्रतिशतता होती है दोस्तों? ध्यान रखेंगे, इसको ऑटोमेटिक तरीके से आप मतलब इसको याद रखेंगे स्टैटिक फैक्ट की तरह। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की प्रतिशत 27.3% होता है दोस्तों, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 पे। आधुनिक आवर्त सारणी में धातु को किस और रखा जाता है? फिर से दोस्तों पीरियोडिक टेबल का अच्छा क्वेश्चन आ गया है, ध्यान रखिएगा। बाईं ओर रहेगा आपका धातु और आपका दाईं ओर रहेगा अधातु रहेगा। दाईं ओर क्या रहेगा, आपका अधातु रहेगा। तो अगर आप बोलिएगा तो फिर से मैं बोल रहा हूँ ना कि पीरियोडिक टेबल का इस तरीके से पढ़ाऊंगा 10 मिनट के वीडियो में कि आपको अच्छे से बिहार पुलिस में 2 नंबर आएंगे, 2 का 2 आपका सही रहेगा, ये गारंटी हमारी रहेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे हम लोग। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? आपको याद होगा कि जैसे कि हम लोग 1 2 3 4 5 पढ़ते हैं, वैसी केमिस्ट्री में मीथा, ईथा, प्रोपा, ब्यूटा, पेंटा पढ़ते हैं।
तो पहला अंक पे क्या हो जाएगा मीथा, फिर सेकंड में 2 क्या बोलेंगे ईथा, फिर 3 को क्या बोलेंगे प्रोपा बोलेंगे। देखिए प्रोपा कितने पे आते हैं, 3 पे आते हैं, 3 ढूंढ लीजिए आप किस में हो जाएगा 3, इसको बोलते हैं प्रोपा। चलते हैं क्वेश्चन दोस्तों हम लोग 15 पे, कि शुष्क स्थल में ऊर्जा किस रूप में संग्रह रहती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रह रहती है। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 है कि तारों में प्लाज्मा बनने का मुख्य कारण क्या है। जब भी दोस्तों बात है प्लाज्मा का कि तारों में या सूरज में प्लाज्मा किस घटना के कारण बनती है, तो आपका हमेशा आंसर क्या रहेगा, उच्च ताप। देखिएगा जब प्लाज्मा पूछे तो उच्च ताप मारिएगा, लेकिन जब बोलेगा हिग्स बोसोन बोलेगा तो बोलेगा निम्न ताप, मतलब कि इतना निम्न ताप -273 तक चला जाता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, प्लाज्मा में उच्च ताप होता है। और जैसे होता है कि कोई भी पदार्थ का कितनी अवस्था होती है, तो 5 अवस्था होती है। चौथी अवस्था आपका बोस और हिग्स बोसोन है, जिसमें होता है कि तापमान बहुत ही कम होता है। और 5वीं अवस्था को प्लाज्मा होती है, जिसमें तापमान काफ़ी ज़्यादा उच्च होती है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आशा करता हूँ कि आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 217 है कि खुले वातावरण में जलती हुई बत्ती का लौह नीली क्यों दिखाई देती है। दोस्तों जब भी आप देखते होंगे, जहाँ भी आपको नीली बत्ती दिखाई देता होगा जलता हुआ, जैसे कि आप वेल्डिंग कराते जाते हैं, देखिएगा वहाँ पे नीली बत्ती आती है, मतलब कि नीचे देखिएगा तो नीला रोशनी निकलता होगा। जब भी नीला है समझिए वहाँ पे ऑक्सीजन जल रहा है। कौन सा गैस जल रहा है, तो ऑक्सीजन जल रहा है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑक्सीजन के कारण क्या होता है, ऑक्सीजन जलने के कारण क्या होता है, नीली बत्ती दिखाई पड़ती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। हम लोगों के शरीर में भोजन का संग्रह किस रूप में होता है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। भोजन का संग्रह होता है ग्लाइकोजन के रूप में। कहाँ होता है, तो यह यकृत में होता है। कहाँ होता है, यकृत में होता है। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, ओडोमीटर का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। दोस्तों पॉइंट आसान है, काफ़ी इजी क्वेश्चन। जितने भी मैं बोल रहा हूँ फिर से आप लोग को कि जितने भी ओडोमीटर होता है, एम्पियर होता है, मीटर होता है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। ये क्लास मैं खुद दूंगा, आप लोग बोलो या ना बोलो, लेकिन मैं ये क्लास बिहार पुलिस के लिए लेके आऊँगा, क्योंकि पेपर में आएंगे एक क्वेश्चन। मैं चाहता हूँ हर एक क्वेश्चन का अपना महत्व है। और मैं प्रॉमिस करता, मैंने जो आपसे प्रॉमिस किया था कि 30 में 25 के आसपास पहुँचा दूंगा, तो वो मेरी मेहनत रहेगी। ये तो ओडोमीटर का प्रयोग दोस्तों समझेंगे क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा। ओडोमीटर का प्रयोग होता है गाड़ियों की दूरी मापने में, समुद्री जहाज की गति मापने में, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 20 का आंसर चला जाएगा गाड़ियों की दूरी मापने में आपका प्रयोग किया जाता है ओडोमीटर का। पॉइंट ध्यान रखिएगा, ओडोमीटर जब भी पूछे तो गाड़ियों की दूरी मापने में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 आता है, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो वेग में जब भी पूछेगा परिवर्तन हो, तो वो बनता है क्या, त्वरण बनता है, त्वरण बनता है। अब बोलेगा दोस्तों कि विस्थापन में, ये क्वेश्चन आ जाएगा कि विस्थापन में कर देंगे, विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे वेग बोलेंगे। आसान है, जब जब परिवर्तन विस्थापन में उसे वेग बोलेंगे, जब परिवर्तन वेग में उसे क्या बोलेंगे, त्वरण बोलेंगे। इस तरीके से हम लोग का तीनों पॉइंट क्लियर हो गया दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में, विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इकाई और जो भी यंत्र होते हैं मापने वाले, आपको याद होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। देखिएगा क्या विद्युत प्रवाह का, तो आपका एम्पियर हो जाएगा, ओम आपका किसका हो जाएगा, प्रतिरोध का, वाट किसका हो जाएगा, शक्ति का, किलोवाट किसका हो जाएगा, शक्ति का ही हो जाएगा। लाफिंग गैस का फॉर्मूला पूछा गया दोस्तों एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। लाफिंग गैस का आपका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, N2O, आपका ऑप्शन सी जाएगा। ध्यान रखिएगा, एक आता है आपको NO2 होता है, लेकिन ये क्या है, ये प्रदूषण है, ये प्रदूषक है, इसे मार के मत आइएगा। N2O लाफिंग गैस इसको बोला जाए, ठीक है दोस्तों। इसका प्रयोग आप लोग जानते हैं कि आदमी को बेहोशी में या ऑपरेशन कराने में इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अब आता है क्वेश्चन नंबर 23, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हार्मोन से। आपके एग्जाम में हार्मोन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते रहते हैं, कुछ कितने बार एग्जाम पूछे गए हैं, तो ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जाए वृषण ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि वृषण ग्रंथि आपको पुरुष में पाया जाता है, किसमें, पुरुष में, मेल में पाया जाता है। और मेल में इकलौता हार्मोन ही निकलता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है दोस्तों। जबकि तीनों क्या है, महिलाओं के लिए। एस्ट्रोजन का किसके लिए है, महिलाओं के लिए। रिडक्शन किसके लिए, महिलाओं के लिए। ऑक्सीटोसिन किसका है, महिलाओं के लिए। एस्ट्रोजन किसका है, महिलाओं के लिए। इकलौता टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ऐसा है, सेक्स हार्मोन,
जो पुरुषों से निकलता है, कहाँ से निकलता है, जो वृषण ग्रंथि से निकलता है। तो पॉइंट आपको क्लियर होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 24 पे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है। हमेशा की तरह दोस्तों ये इसमें निकलेगा CO2। जब भी दोस्तों आ जाए हाइड्रोजन, आप सीधे क्या मारिए, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है कि ऊर्जा को संरक्षित किस प्रकार से किया जाता है। बाबू आप अगर थोड़ा भी साइंस का नॉलेज रखते होंगे तो आपको पता होगा कि ऊर्जा एक ऐसा चीज़ है जिसको ना ही उत्पन्न किया जाता है, ना ही इसका संरक्षण किया जाता है। तो देखिए चूज कीजिए, आपका ऑप्शन क्या जाएगा, डी जाएगा। ऊर्जा का ना तो संरक्षण किया जाता है और ना ही इसको बाबू क्या किया जाता है, उत्पन्न किया जा सकता है। ऊर्जा को ना ही उत्पन्न और ना ही इसका समाप्त किया जाता है। तो पॉइंट क्लियर है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं आगे पे हम लोग। लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है दोस्तों। तो लेड नाइट्रेट में नाइट्रोजन हो जाएगा और ऑक्साइड हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या ऑप्शन मिल रहा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो आपका आंसर क्या जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन ए जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। लेड नाइट्रेट को कुछ ज़्यादा ही देर तक गर्म कीजिएगा तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे कि परमाणु संख्या 20 परमाणु संख्या वाला तत्व किसकी निर्माण करेगा। दोस्तों फिर से आ गया पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन। कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभी आप लोगों को काफ़ी टफ लगता होगा, लेकिन जब मैं क्लास आपको दे दूंगा तो ऑटोमेटिक आप खुद पीरियोडिक टेबल का सारा क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर आप क्लास चाहते हैं तो 25 बच्चा कमेंट कर देंगे तो मैं क्लास शुरू कर दूंगा पीरियोडिक टेबल का। आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे कि यदि किसी विलयन से नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो उसका पिच मान दोस्तों 6 के आसपास होना चाहिए। ऑप्शन में देखेंगे 6 किसका है, ऑप्शन सी बिल्कुल दे रखा है 6। कहने का मतलब हो गया कि जितने भी नीले लिटमस है उसको लाल कौन करेगा, तो अम्लीय करेगा। अम्लीय में कौन कितने पिच माने वाला, तो 6 के आसपास बोला है, 6.1 6.5.9 इस तरीके से भी आ सकता है। तो आप चीज़ों को ध्यान रखेंगे, 6 के अगर आसपास है तो वो नीले नीले लिटमस को लाल कर देगा। आता है क्वेश्चन नंबर 29 पे, किसी तनु ही रबर बैंड में कौन सी ऊर्जा होगी। मैं पिछला ही वीडियो में बोला दोस्तों कि जब कोई भी वस्तु रुक गया है तो उसमें कौन सा एनर्जी होगा, तो स्थितिज ऊर्जा होगा। ठीक है दोस्तों। लेकिन जब कोई वस्तु गति में है तो उसमें गतिज ऊर्जा होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 पे, किस वर्ग के पौधे को एम्फीबिया वर्ग पौधा भी कहा जाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखेंगे। ब्रायोफाइटा एक ऐसा समूह है जिसके पौधों को दोस्तों बोला जाता है उभयचर, मतलब पानी में भी रहता है और जमीन पे भी रहता है। जैसे मॉस हो गया, दो तीन एग्जांपल मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ मॉस ऐसा है जो उसमें मतलब कि दोस्तों आपको वो अपने मतलब जितना पानी वो यूज करता है उससे 100 गुना पानी अपने पास वो रखता है। तो इस कारण इसको क्या बोला जाता है, एम्फीबिया बोला जाता है। और एम्फीबिया वर्ग किसको बोला जाता है, ब्रायोफाइटा को। सीधे क्वेश्चन बन के आएंगे दोस्तों ब्रायोफाइटा से। आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 का कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तंग सूचकांक कितने हैं दोस्तों। तो बस कुछ नहीं याद करना है, आपको आसानी से इस पे ध्यान रखना है कि कितना सुनना है, ट्रिपल सुनना है और लास्ट में 3 लगा देना है। आसान से 3 शून्य गिन लेना है और 3 लिख देना है यहाँ पे। तो 1.003 क्या होता है, पानी का अपवर्तक सूचकांक होता है, अपवर्तक सूचकांक होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि शरीर में रक्त के अंतर्गत कौन से भाग पदार्थों का परिवहन। दोस्तों कौन सा भाग है, तो ये प्लाज्मा का काम क्या है दोस्तों, ट्रांसपोर्टेशन का। प्लाज्मा का काम है, रक्त में जो प्लाज्मा होती है उसका काम क्या है, तो ट्रांसपोर्टेशन का। आता है क्वेश्चन नंबर 33 पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयधर्मी है। दोस्तों यहाँ पे उभयधर्मी का मतलब होता है उसका लक्षण है ना अम्ल भी हो और क्षार भी हो, इसी वही पदार्थ को उभयधर्मी बोला जाता है। ध्यान रखिएगा ये आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। बोलो भैया 2-3 और बता दीजिए, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा आपका पीबी मतलब शीशा भी होता है, एल्युमिनियम भी होता है, सीयू से क्या तांबा भी होता है। ये 3 याद रखिएगा। एक जिंक होता है, जिंक। 4 ऐसे तत्व हैं जो उभय धर्मी होते हैं। चारों में से कोई आपके एग्जाम में आ जाएंगे, आपको तत्क्षण याद कीजिएगा कि भैया एल्युमिनियम भी बोले थे, भैया शीशा भी बोले थे। शीशा का मतलब संकेत क्या होता है, पीबी होता है। सीओ से कॉपर होता है, तांबा होता है। जेड से जिंक होता है, जस्ता होता है। तो आपको उभय धर्मी जब भी पूछे तो ये चारों तत्व भी ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे, निम्न में से किसकी परमाणुकता त्रिपरमाणुक होती है। तो 34 का आपका ऐसे क्या जाएगा, बी चला जाएगा दोस्तों। ध्यान रखिएगा 34 कैसे क्या जाएगा आपका, बी जाएगा।
त्रिपारमाणविक, तो बी जाएगा। फास्फोरस क्या होता है? त्रिपारमाणविक होता है। अब आ रहे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 में कि फाइबर किसमें पाए जाते हैं? फाइबर किसमें पाए जाते हैं दोस्तों? तो आसान क्वेश्चन है। फाइबर आपका क्या जाएगा आंसर? आपका सी जाएगा, सिराओं में। सिराओं में क्या दोस्तों? आपका फाइबर पाया जाता है। किसमें? सिराओं में आपका फाइबर पाया जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे, ग्रेम सेल में कितने क्रोमोजोम पाए जाते हैं? दोस्तों आसान है कि जर्म सेल में, जर्म सेल पूछा जा रहा है दोस्तों, इसमें 23 क्या पाए जाते हैं? क्रोमोजोर पाए। दोस्तों बस ये ध्यान रखिएगा, ये मनुष्य में पाए जाते हैं 23 जोड़े, जबकि मात्र 23 संख्या है, ये किस में है? तो जर्म सेल में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे, सोमैटिक सेल में कितने क्रोमोजोम पाए जाते हैं? 37 कैसे क्या जाएगा? आपका 23 जोड़े। दोस्तों क्या है आंसर? 23 जोड़े। तो सोमैटिक सेल में कितने जोड़े पाए जाते हैं? कितने जोड़े क्रोमोजोम पाए जाएंगे? तो ये 23 जोड़े पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है, बल का समीकरण में क्या होता है? दोस्तों बल के समीकरण में क्या होता है? तो 38 का आपका आंसर क्या जाएगा? आपको पता होना चाहिए, F बराबर M ए। F इक्वल टू क्या होता है? बल का ये फॉर्मूला होता है कि F लिख दीजिए, अब बगल में F बराबर M और A। ये आपका होता है द्वितीय नियम से प्राप्त होता है बल का व्यंजन। तो वही चीज़ को यहाँ पे एक ऑप्शन के माध्यम से बता दिया गया है। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, और इस तरीके से और अच्छे वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।